वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मैं बस जैसा कि बता चुका हूँ कि थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है पूरे तरीके से। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अभ्यास प्रश्न, जो आपकी बुक के लास्ट में रहता है, जिसे हमने सोचा कि वो भी करा दें। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इस पे सबसे पहले हम इसमें सारा क्वेश्चन तो नहीं करवाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बुक लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप जब बुक सामने रहेगी आपके तो मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, तो आप उसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने बहुविकल्पीय से लिया है, क्योंकि आपकी बुक में 3 बहुविकल्पीय हैं, वो तीनों मैंने ले लिया है। उसमें ये पूछ रहा है कि उसने एक अभिक्रिया दे रखी है। ये अभिक्रिया देखिए आपको दिख रही होगी, 2PbO प्लस कार्बन C, ये क्या उत्पाद क्या बना रहे हैं, 2Pb प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो बना रहे हैं, ये जो अभिक्रिया हो रही है, यानी जो उत्पाद का निर्माण अभिकारक का, तो ये उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, यानी किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उपचयन अपचयन क्या होता है। तो इसमें आप देखिए कि जो यहाँ पे Pb है, ठीक है, PbO, तो इसके साथ क्या हुआ है ये आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था और अभी उत्पाद में ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है Pb के साथ। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद कीजिए, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर होता है अपचयन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ क्या हुआ है, कार्बन के साथ हुआ है ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, यानी ऑक्सीजन का योग हुआ है। यहाँ पे कार्बन अभिकारक में देखिए सिर्फ अकेला है और यहाँ पर क्या उसके साथ 2 ऑक्सीजन भी आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उत्पाद में ऑक्सीजन का योग हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, तो ये आप कह सकते हैं, उसमें ऑप्शनल में दे रखा है कि PbO, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे Pb का अपचयन और कार्बन का उपचयन। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया। अब जो अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है, उसमें दे रहा है कि ये बताइए कि ये जो उसने एक अभिक्रिया दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारा है उसमें अभिक्रिया दे दी है, और ये कह रहा है कि बताइए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बार चांस दे रहा हूँ कि आप इसे ट्राई कीजिए, खुद वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ सारी अभिक्रियाओं को। तो आप एक बार इसे पॉज करिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे लगा लें। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ है, Fe2O3। ठीक है, यहाँ पर आयरन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, दोनों क्रिया कर रहे हैं उत्पाद में, एल्युमिनियम आयरन। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जब था, ठीक है, Fe था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब उत्पाद में गया तो Fe अलग हो गया और क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया ऑक्सीजन के साथ। आपको याद आ रहा होगा, हमने ऐसी कुछ कहानी पढ़ रखी है पहले भी। क्या हुआ था, जैसे वहाँ पे हुआ था कॉपर ने किसे, आयरन ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हुआ है कि एल्युमिनियम ने आयरन को, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, ज़्यादा उसके पास अभिक्रियाशील तत्व है ये। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने आयरन को हटा दिया उसकी जगह से। ठीक है, और खुद उसकी जगह ले ली। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन में दे रखा है, वहाँ पे टिक लगा सकते हैं अपनी बुक में। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। ठीक है, तो जब लौह चूर्ण पर, मतलब कि आप Fe से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा ये पूछा है। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाएंगे आप, तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। ठीक है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर क्या होता है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलते हैं अब अपनी अगले क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा अति लघु क्वेश्चन उसकी तरफ।
तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ सारे टॉपिक्स में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है अभिक्रिया HNO3 CaOH2 क्रिया करके बनाते हैं CaNO3 का होल ट्वाइस और H2। ठीक है, तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बताना चालू करता हूँ भाई, क्योंकि HNO3, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन जितना अभिकारक में जितना होगा वो अब हम देखेंगे H, और यहाँ पर 2H है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यानी यहाँ पे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कर देंगे 3, तो यहाँ पे हमने कर दिया, एक सेकंड, पहले हम हाइड्रोजन को लिए, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मिला के कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो पहले हम यहाँ पे कर दें अगर 2 से गुणा तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम कर दें 2 से गुणा तो ये हो गया 2 और 2 4। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है भाई, 2 है नाइट्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी संतुलित है हमारा, इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए O3 क्या है, सॉरी ऑक्सीजन, तो क्या हुआ यहाँ पर 2 तिहाई है 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, इस तत्व में, सॉरी इस यौगिक में कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कुल कितने ऑक्सीजन है अभिकारक में, 8, और यहाँ उत्पाद में देखिए आप 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन ये है, तो यानी हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, बराबर है। ठीक है, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा कैल्शियम बचता है आखिरी, कैल्शियम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप मैच कर लीजिए कि आपने ऐसे ही किया था, नहीं किया था तो लिख लीजिए भाई, और कोई चारा भी नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यही होगा आपके साथ। HNO3 मैं यहाँ पे एक फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरा 3 थे, मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे भी 2 दूना 4। ठीक है, बाकी सारे तो संतुलित है। अगला जो हमारा है, इसे भी मैं कहूँगा कि आप एक ट्राई कीजिए, जो तीनों लिखे हैं आप ट्राई कर लीजिए फटाफट, और मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। अब समझिए यहाँ पर NaCl + AgNO3। ठीक है, यहाँ पर Na कितना है भाई, 1, यहाँ पर Na 1, यहाँ पर Cl 1, यहाँ पे Cl 1, यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1, नाइट्रोजन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, और कहीं तो नहीं भाई, नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, ओह ये तो ऑलरेडी इक्वल है, आसान हो गया भाई, ये आपने कुछ किया भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भाई, बेरियम देखिए Ba यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 1, Cl2 यहाँ पर है 2 और यहाँ पे भी Cl है 2, ये तो मैंने लिख दिया भाई, क्वेश्चन वाले लिख दिया। चलिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी सल्फर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं रासायनिक समीकरण, जिसे आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट के तरीके से भी बताया था कि आप चाहें तो, आपको टफ लगे तो आप चार्ट बना के सारे तत्वों के नाम एक तरफ, फिर अभिकारक में और उत्पाद में जितनी संख्या हो उससे भी आप सिंपली ईजिली, वो रास्ता है कि आप आसानी से वो क्या कर सकते हैं, उसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो में दे रखे हैं, अरे हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं कि किस तरह से, उसमें हिंदी भी लिखी है कि AgNO3 है या हाइड्रोजन ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और मैंने वो सब नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आपको ये बता दूंगा तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगले क्वेश्चन है वो देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्रिया क्या है। आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैंने उसमें से जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वही मैंने उठाया है, और ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको लेक्चरों में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी क्रिया क्या है, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार जल्दी मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि ऊष्माक्षेपी क्रियाएं वो होती हैं कि जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, और ऊष्माशोषी क्रियाएं वो जो ऊर्जा का, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी क्रिया कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है,
और विस्थापन एवं अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, तो विस्थापन एवं द्विविस्थापन में आप अंतर ऐसे लिख सकते हैं कि एक कॉलम बने उसमें लिखिए विस्थापन। विस्थापन क्या होती है कि जब कोई क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है उसके यौगिक में से, तो वो कहलाती है विस्थापन विक्रिया। द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन में होता है कि आयनों के आदान प्रदान से क्या होती है, विक्रिया होती है। ठीक है, उसके दो एग्जाम्पल दे दीजिए तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसमें अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन को परिभाषित करो। उपचयन एवं अपचयन को परिभाषित करने के लिए मैंने आपको बताया इससे पहले ही वाले लेक्चर में कि उपचयन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का योग होता है किसी यौगिक में या किसी तत्व में, और किसका, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का कमी होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है उसका, तो वो क्या कहलाती है अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन क्या, हाइड्रोजन का योग होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचयन और अपचयन। तो इसको आप लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। अगर आपने विकृत गंधिता वाला देखा होगा मेरा लेक्चर, तो मैंने उसमें बताया था कि इसे क्यों भरते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस जब उसमें ऑक्सीजन रहती है तो ऑक्सीजन उससे क्रिया कर लेती है तेल या खाद्य पदार्थों से। ठीक है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों से, लेकिन नाइट्रोजन गैस ऐसा नहीं करती है। और अगर हम नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो क्या होगा, वो क्रिया करके अपचयित हो जाएगा पदार्थ, और वो क्या हो, विकृत गंधिता वहाँ हो जाएगी वो प्रक्रिया, और हमारा जो पदार्थ है जो उसके अंदर हमारे चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं भाई वो ख़राब हो जाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन भरते हैं। बड़ा दिमाग लगाया इन्होंने, नाइट्रोजन गैस भर दिया और ये उससे क्रिया नहीं करती है, और जब क्रिया नहीं करती है तो हमारा चिप्स और जो हमारे वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम है कि विकृत गंधिता और संक्षारण को परिभाषित कीजिए। विकृत गंधिता यही है अभिक्रिया कि जब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके अपचयित हो जाते हैं और रंग और टेस्ट उसका बदल जाता है, स्वाद, तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। और संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मैंने आपको बताया था कि जब कोई धातु और खुले आसमान में उसे रखते हैं तो वायु नमी आर्द्रता के कारण क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से और संक्षरित हो जाता है, और इस क्रिया को पूरे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लाया हूँ एक ज़बरदस्त क्वेश्चन जिसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, मैं उसे लिख देता हूँ कि जिससे मैंने बता रखा है, ये ईजी, आप इसे ईजिली कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इसे। 70% लोग तो कर ही लेंगे इसे, जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा होगा अच्छे से। ये उसी में से क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन व अपचयन, जो मैंने यहाँ पे बताया उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उन्हें उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसे आप करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं देख के वहाँ से जान जाऊँ कि आप इसे कर चुके हैं कि नहीं। और जो हमारे टेक्स्ट बुक के, जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो लगभग मैंने करा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस अगले लेक्चर में या उससे बाद वाले लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को आपके लिए क्लियर कर दें। तो फ्रेंड्स हमारा एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। अब हम लेके आएंगे आपके लिए अगले बार जो अगला लेक्चर होगा वो होगा फिजिक्स का। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।